हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्लीपी क्लासेस। और आज का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी 2021 का। तो ये क्वेश्चन ये था कि इन इंडिया देयर इज नो लॉ रिस्ट्रिक्टिंग द कैंडिडेट्स फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग इन वन लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। Second, in 1991 Lok Sabha election, Shri Devi Lal contested from 3 Lok Sabha constituencies. Third, as per the existing rules, a candidate contests in one Lok Sabha election from many constituencies. His or her party should bear the cost of by-elections to the constituencies vacated by him or her in the event of him or her winning in all the constituencies. तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 ओनली। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, दैट इज लेजिस्लेचर, चैप्टर नंबर 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, क्लास 11। तो हम जान लेते हैं सबसे पहले फटाफट कि लेजिस्लेचर होता क्या है। लेजिस्लेचर को इन जनरल टर्म हम बोल देते हैं एक लॉ मेकिंग बॉडी। बट आराम से सोचते हैं, बैठते हैं, तो लेजिस्लेचर जो है एक सिर्फ और सिर्फ लॉ मेकिंग बॉडी ही नहीं है, उसके अलावा भी उसके बहुत सारे रोल्स एंड फंक्शंस होते हैं। जैसे कि हमारा जो पॉलिटिक्स है उसे हमारा लेजिस्लेचर कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। वो कैसे? अब हम ये देखते हैं खबरों में या टीवी में, हम देख लेते हैं जो हमारी कंट्री में मेन इवेंट्स हो रहे होते हैं जो नेशनल इम्पोर्टेंस के हों या इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के हों, कहीं ना कहीं उसकी झलक जो है हमें हमारे लेजिस्लेचर में डिस्कशंस के थ्रू वो देखने को मिल जाती है। तो हमारी कंट्री की जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल सिचुएशन है, उसे कहीं ना कहीं हम अपने लेजिस्लेचर में भी देखते हैं। साथ ही साथ ये एक अकाउंटेबिलिटी जो है वो सेट करती है। अब वो कैसे? अकाउंटेबिलिटी इस हिसाब से कि जो लेजिस्लेचर में रूलिंग पार्टी होती है, जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है, उसके ऊपर या एग्जीक्यूटिव के ऊपर एक चेक रखा जाता है ताकि वो अपनी पावर्स को ओवर एक्सरसाइज ना करें, अपने लिमिट्स में रहें और अपने लिमिट को ध्यान में रखते हुए लॉज बनाएं, उसे एग्जीक्यूट करें, पब्लिक इंटरेस्ट में काम करें। साथ ही साथ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को ये चीज़ शो करता है हमारे लेजिस्लेचर। कैसे? जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स या एमपीज बनते हैं या एमएलएज बनते हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कुछ लोगों को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज से। तो वो बाय डेमोक्रेसी, बाय इलेक्शन वहाँ पे चूज़ किए जाते हैं, वहाँ पे इलेक्ट किए जाते हैं, तो वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को डिपिक्ट करते हैं। तो आइए चलते हैं अब आगे। हम जान लेंगे कि लेजिस्लेचर जो है इंडिया में वो स्टेट और यूनियन में डिवाइडेड है। ठीक है, तो सेंटर लेवल पे जो है हमारा जो लेजिस्लेचर फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। वेराज हमारे स्टेट पे सिर्फ विधानसभा होती है, वो भी डायरेक्ट इलेक्शन से कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। तो अब हम बात कर लेंगे राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा जो है इसे हम अपर हाउस भी बोलते हैं या एक परमानेंट हाउस भी कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा ही वहाँ पे रहता है, हमेशा ही स्टे करता है। इसके मेंबर्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, ये एक ही बार में डिसॉल्व नहीं होता है। इसके मेंबर्स के टर्म है 6 इयर्स और मेंबर्स री इलेक्ट भी किए जा सकते हैं। जिन जिन मेंबर्स की 6 ईयर टर्म जो है वो कंप्लीट हो जाती है, दे रिटायर, लाइक 1/3 ऑफ द मेंबर्स जो हैं दे रिटायर आफ्टर एवरी 2 इयर्स। और ये मेंबर्स जो हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू आए होते हैं। और इन केस पार्लियामेंट में इफ़ लोकसभा इज़ नॉट इन सेशन या फिर लोकसभा डिसॉल्व हो गई है, अभी जनरल इलेक्शन होने हैं, रिजल्ट आने हैं या लोकसभा अभी तक बनी नहीं है, तो इन दैट केसेस अर्जेंट मैटर्स में जो है राज्यसभा लोकसभा की जगह लेकर वहाँ पे उस चीज़ के ऊपर डिस्कशन कर सकती है। करंटली हमारे पास कितने 245 लोकसभा के मेंबर्स हैं, जिनमें से हम कहें 233 जो हैं वो इलेक्टेड होते हैं और 12 मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अब हम बात करेंगे लोकसभा के बारे में। लोकसभा को हम बोलते हैं हाउस ऑफ द पीपल या फिर लोअर हाउस। ये टेम्परेरी हाउस है, यानी 5 साल की टर्म जैसे ही ख़त्म हो जाएगी ये डिसॉल्व हो जाएगी। इन सर्टन केसेस इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 1 साल तक और। ठीक है,
तो उसके बाद ये डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। मेंबर्स की टर्म होती है 5 years एंड दे कैन बी री इलेक्टेड डायरेक्ट इलेक्शन से। वी हैव 552 सीट्स। 552 सीट्स में से 530 सीट्स जो हैं वो जो हमारी स्टेट्स है वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी से आती है। फर्दर 20 यूनियन टेरिटरीज की सीट से आती है और 2 ऐसे मेंबर्स हैं जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को डिपिक्ट करते हैं। तो अब हम बात कर लेंगे फंक्शंस क्या है हमारे पार्लियामेंट का। सबसे पहले है लेजिस्लेटिव फंक्शन। लेजिस्लेटिव वही लॉ मेकिंग फंक्शन। तो कोई भी अगर लॉ बनता है वो डायरेक्टली अगर कोई बिल इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए सबसे पहले तभी वो लॉ बनेगा। उसके ऊपर बहुत ही विचार विमर्श किया जाता है, उसके बाद ही वो एक लॉ बनता है। तो हमारे पार्लियामेंट में वो चीज़ या वो विचार विमर्श या नेगोशिएशन जो भी होती है, जो भी बात होती है या डिस्कशन होती है वो पार्लियामेंट में ही की जाती है। तो वो एक लेजिस्लेटिव फंक्शन बन जाता है पार्लियामेंट का। सेकंड फंक्शन इज अकाउंटेबिलिटी। अगेन कि एग्जीक्यूटिव यानी कि एग्जीक्यूटिव में कौन आते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारी कैबिनेट, जितने भी हमारे मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं जो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके ऊपर एक चेक रखा जाता है, उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर चेक रखा जाता है ताकि वो लोगों की आशाओं के खिलाफ ना जाकर अपने उस बेनिफिट को ना उठाएं और साथ ही साथ पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करें। उसके ऊपर चेक कौन रखता है, पार्लियामेंट। साथ ही साथ हम बात करेंगे फाइनेंशियल फंक्शंस की। तो कोई भी जैसे फाइनेंस का काम होता है या कोई भी ऐसा बिल होता है, नया टैक्स होता है जो भी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करने वाली होती है, वो सबसे पहले पास किया जाना चाहिए बाय द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट उसके ऊपर विचार विमर्श करता है, स्कीम्स जो लॉन्च होती हैं, ये डिसाइड किया जाता है कि गवर्नमेंट जो कर रही है वो एक्चुअली में सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ज़रूरी भी है। तो उसी के बेसिस के ऊपर फिर से विचार विमर्श नेगोशिएशंस की जाती हैं, उसी के बेसिस के ऊपर फाइनेंस के लिए डिस्कशन की जाती है और पार्लियामेंट जो है प्रेसिडेंट को आगे फर्दर कैरी कर देती है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उन्हें अलाउ करना है, कंसेंट देनी है या नहीं। तो अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की। तो ऑल इन ऑल हमें ये पता है कि डिफरेंट स्टेट्स से जितने भी मेंबर्स हैं वो इलेक्ट होके आते हैं। तो ऑल इन ऑल वो डिफरेंट रिलीजन्स को, डिफरेंट कल्चर्स को, डिफरेंट तरह के अपनी सोच को डिपिक्ट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन की। कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किए जाने की फंक्शन की बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है सिर्फ और सिर्फ हमारे पार्लियामेंट के पास। और कैसे इसे हम अमेंड कर सकते हैं, बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ बोथ द हाउसेस, स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो अब हम बात करेंगे इलेक्टोरल फंक्शंस। इलेक्शन के लिए भी पार्लियामेंट काम आता है। तो किसका इलेक्शन जी, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन करता है। हमने पिछली क्लास में भी ये पढ़ा था कि इलेक्टोरल कॉलेज जो बनता है हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का, वहाँ पे जो इलेक्टेड एमपीज होते हैं वो पार्ट लेते हैं इलेक्शन में। अब हम बात करेंगे जुडिशल फंक्शंस की। तो जुडिशल फंक्शन में हमारा पार्लियामेंट एक तरह से जज की तरह एक्ट करता है। किस लिए, जब हमें एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को इम्पीच करना होता है। ठीक है, तो पार्लियामेंट जो है ये पावर रखता है कि वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को इम्पीच कर सके। तो आखिरी है हमारा डिबेटिंग फंक्शंस, कि पार्लियामेंट में कोई भी ऐसा इशू हो जिसको जो नेशनल इंटरेस्ट का हो और साथ ही साथ जिसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए टाइम दिया गया होता है और बहुत ही सारे डिबेट्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, जिसके बेसिस के ऊपर डिसीजन लिया जाता है, फर्दर स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं पावर्स ऑफ लोकसभा एंड पावर्स ऑफ राज्यसभा। पहली पावर है लोकसभा की, मेक्स लॉज ऑन मैटर्स इंक्लूडेड इन द यूनियन एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो हमारे पास हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 लिस्ट दी हैं, पहली यूनियन, दूसरी कॉन्करेंट, तीसरी स्टेट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट वो लिस्ट है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेंटर लॉज बना सकता है। स्टेट लिस्ट में वो लॉज हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्टेट बना सकती है और कॉन्करेंट लिस्ट में वो कॉमन लॉज है जो कोई भी स्टेट या फिर सेंटर बना सकती है। बट इन केस ऑफ अ डेडलॉक या फिर कोई भी अगर इन दोनों के बीच में स्टेट और सेंटर के बीच में इस एक ही लॉ को लेके झगड़ा हो, मतभेद हो, तो इन दैट केस जो लॉ सेंटर बनाएगी वो प्रिवेल करेगा।
तो अब हम बात करते हैं अप्रूव्स प्रपोजल्स फॉर टैक्सेशन बजट्स एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो हमें ये पता है कि बजट जो है हमारा बीइंग मनी बिल या मनी से रिलेटेड टॉपिक है, तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। थर्ड, कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, रेजोल्यूशंस, मोशंस एंड थ्रू नो कॉन्फिडेंस मोशन। वही बात है, कोई भी अगर हमें डाउट होता है, मैंने बताया था कोई भी नेशनल इंटरेस्ट का टॉपिक होता है तो उसके लिए डिस्कशंस जो है बाय वे ऑफ मोशन जो है हम कर सकते हैं, बाय वे ऑफ डिबेट कर सकते हैं। साथ ही साथ अमेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंड कर सकता है पार्लियामेंट, बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो लोकसभा में भी स्पेशल मेजोरिटी यानी 2/3 मेजोरिटी की जरूरत होती है। अप्रूव्स द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, तो इमरजेंसी के अंडर भी पास करना ये मोशन ज़रूरी होता है अगर स्टेट इमरजेंसी लगानी हो तो, या किसी भी तरह की इमरजेंसी अगर पार्लियामेंट लगाना चाहे तो उसे लोकसभा में पास करवाना ज़रूरी है। ठीक है। इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, रिमूव्स जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। हम ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि पार्लियामेंट की ये पावर है कि वो रिमूव कर सकती है जजेस को। वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट के अगेंस्ट जो है वो मोशन वहाँ पे डल सकता है। Establishes the committees and commissions and consider their reports। हम आगे भी पढ़ेंगे जब हम ये देखेंगे कि बिल कैसे बनता है एक लॉ, तो इन दैट केस कमिटीज़ को बिठाया जा सकता है ताकि उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आगे फर्दर लॉज बनाए जा सके। अब हम बात करेंगे पावर्स ऑफ राज्यसभा। कंसिडर्स एंड अप्रूव्स नॉन मनी बिल्स एंड सजेस्ट अमेंडमेंट्स टू मनी बिल्स। तो हमें ये पता है कि मनी बिल्स सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होते हैं, राज्यसभा के पास ये पावर नहीं है कि वहाँ पे मनी बिल इंट्रोड्यूस कराए जा सके। वो सिर्फ और सिर्फ अमेंडमेंट्स ही सजेस्ट कर सकता है मनी बिल्स में। वेयरएज एक ऑर्डिनरी बिल की अगर हम बात करते हैं तो वो बोथ लोकसभा या राज्यसभा कहीं पे भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। सेकेंड्स, अप्रूव कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। अगेन हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा की स्पेशल मेजोरिटी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए। एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चंस, इंट्रोड्यूसिंग मोशंस एंड रेजोल्यूशन। अगेन द सेम थिंग कि कोई भी ऐसी दिक्कत हो या नेशनल इंटरेस्ट का टॉपिक हो उसके ऊपर डिबेट की जा सकती है, मंत्री जी से पूछा जा सकता है, उनके ऊपर क्वेश्चन किया जा सकता है, हालांकि द मिनिस्टर इज नॉट बाउंड टू आंसर दोज। ठीक है। पार्टिसिपेट्स इन द इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये पार्लियामेंट के पास पावर है रिमूवल की। ठीक है। कैन गिव द यूनियन पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉज ऑन मैटर्स इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। तब हमें ये पता है कि राज्यसभा जो है हमारी स्टेट्स को डिपिक्ट करती है, तो वैसे ही जिसके ऊपर स्टेट जो है लॉज बना सके वो स्टेट लिस्ट होती है। तो ये पावर राज्यसभा लोकसभा को दे सकती है या यूनियन गवर्नमेंट को दे सकती है कि वो सेंटर जो है स्टेट के लिए लॉज बना सके। तब हम ये पढ़ेंगे कि एक बिल जो है वो लॉ कैसे बनता है। तो सबसे पहले एक बिल को इंट्रोड्यूस करवाना पार्लियामेंट में ज़रूरी है। अगर तो वो मनी बिल है तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में जाएगा। अगर कोई भी ऑर्डिनरी बिल है या बिल है तो वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है। उसके बाद एक कमेटी फॉर्म होती है, हो भी सकती है या नहीं भी होती है, बट अगर एक कमेटी बैठती है तो वो इसके ऊपर डिस्कशन करती है और कमेटी की रिपोर्ट की वेट की जाती है। कमेटी की रिपोर्ट को एक्सेप्ट भी किया जा सकता है हाउस में या रिजेक्ट भी किया जा सकता है। उसी कमेटी की रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर डिटेल डिस्कशन होती है इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो जो भी हाउस में पहले डिस्कशन होती है या जो भी हाउस जहाँ पे बिल इंट्रोड्यूस हुआ होता है वहाँ पे डिटेल डिस्कशन के बाद वो बिल अगर पास हो जाता है तो वो दूसरे हाउस में चला जाता है डिस्कशन के लिए, फर्दर पास होने के लिए। वेयरएज अगर वो बिल में अमेंडमेंट्स डिस्कस की जाती हैं कि की जानी है तो उसे री इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तो अगर वो बिल सेकेंड हाउस में भी पास हो जाए या कुछ अमेंडमेंट सजेस्ट की जाए तो उसी के बेसिस पे फिर से री इंट्रोडक्शन होती है। ठीक है। अगर इंट्रोडक्शन नहीं होती है या कोई भी ऐसी अमेंडमेंट्स नहीं होती है और बिल पास हो जाता है तो वो प्रेसिडेंट के पास चला जाता है असेंट के लिए। तो प्रेसिडेंट के पास भी ऑप्शन है कि वो अपनी असेंट दे या रिफ्यूज़ करे या कुछ चेंजेस जो है वो बताए। तो वो चेंजेस के बेसिस पे या तो वो बिल पास हो जाता है या फिर से चेंजेस के साथ री इंट्रोड्यूस किया जाता है। और साथ ही साथ अगर वो पास हो जाता है, प्रेसिडेंट उस पर अपनी असेंट दे देते हैं तो वो बिल बन क्या जाता है, लॉ बन जाता है। वो बिल बन जाता है एक लॉ।
तो अब हम जानेंगे कि कौन से हमारे पास बिल्स हैं। हमारे पास गवर्नमेंट बिल होते हैं, प्राइवेट मेंबर्स बिल होते हैं, नॉन मनी बिल होते हैं, मनी बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट बिल है, जो एक मिनिस्टर कोई भी बिल लेके आए, मिनिस्टर एज इन जो रूलिंग पार्टी से मिनिस्टर्स बनते हैं, वो मिनिस्टर अगर कोई भी एक बिल को इंट्रोड्यूस करे इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट तो उसे हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बिल। एक प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है कि कोई भी ऐसा बिल जो एक नॉन मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करे, यानी वो एक एमपी तो है बट ही और शी इज नॉट अ मिनिस्टर। अगर कोई भी ऐसा बिल एक नॉन मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करे उसे हम बोलेंगे प्राइवेट मेंबर्स बिल। तो अब हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल। इसका मीनिंग ये है कि ऐसे कौन से चेक्स एंड बैलेंसेस पार्लियामेंट रखता है एग्जीक्यूटिव यानी गवर्नमेंट के ऊपर, रूलिंग गवर्नमेंट के ऊपर, ताकि वो अपनी पावर को ओवर एक्सरसाइज ना कर सके। तो पहला है डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन। डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसके अंदर हमारे पास 0 आवर, क्वेश्चन आवर, ठीक है, साथ ही साथ हाफ एन आवर डिस्कशन, ये ऐसे 3 हमारे पास टूल्स दिए गए हैं या पार्लियामेंट को टूल्स दिए गए हैं जहां पे नॉर्मल कोर्स ऑफ वर्किंग के अलावा भी जो नेशनल लेवल के मुद्दे हैं या इंटरनेशनल लेवल के मुद्दे हैं जहां पे डिस्कशन ज़रूरी है, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस ज़रूरी है, उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। गवर्नमेंट से सवाल डायरेक्टली पूछे जाते हैं, मिनिस्टर्स से डायरेक्टली सवाल पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं अप्रूवल और रिफ्यूज़ल ऑफ लॉज। हमने ये तो जाना कि एक बिल कैसे लॉ बनता है, बट साथ ही साथ जो रूलिंग पार्टी है या जो पार्टी इन कोलिशन जिसने गवर्नमेंट बनाई है, उस पार्टी की बहुत ही ज़्यादा मेहनत भी इसमें इंक्लूडेड होती है। तो वो मेहनत कैसे, वो जो रूलिंग पार्टी है या जिसके साथ कोलिशन में है, अपने मेंबर्स को मनाना कि इस पास कर दो इस बिल को या इसको डिस्कशन में हमें वोट दे दीजिए ताकि ये बिल जो है हम लॉ बना सके, बहुत ही मेहनत का काम होता है। इसलिए अप्रूवल या रिफ्यूज़ल जो है पार्लियामेंट के बगैर नहीं होता। तो एक तरह से ये चेक होता है गवर्नमेंट के ऊपर, उसकी स्कीम्स के ऊपर, उसकी पॉलिसीज़ के ऊपर। तो फाइनेंशियल कंट्रोल की बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 बातें होती हैं। पहली चीज़ बजट से रिलेटेड और दूसरी बात फाइनेंस से रिलेटेड। ठीक है, फाइनेंस में तो हमारी रेगुलर स्कीम्स हैं या रेगुलर टैक्सेस की हम बात करते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हाँ ये चीज़ को हम ऐसे नए टैक्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसको गवर्नमेंट को इनकम बढ़ाने के लिए, जो कि साथ के साथ पैरामाउंट डिस्कशंस, जो कि साथ के साथ पैरामाउंट हमारी सोसाइटी के लिए है, इंटरेस्ट में है हमारी सोसाइटी के लिए और साथ ही साथ गवर्नमेंट के लिए भी। साथ ही साथ ये एक बजट रिलेटेड टॉपिक को भी हम डिस्कस करते हैं कि बजट में जो भी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बना रही है जनता के लिए, वो उस पर डिटेल डिस्कशन की जाती है, बजट पे डिस्कशन की जाती है, तब ही पार्लियामेंट उसे पास करता है और वो बजट लागू होता है। तो हमारे लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट के पास ये पावर है, एक टूल है। और सबसे इम्पॉर्टेंट टूल जो है वो है नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही लगता है। वो क्योंकि जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं और जो प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर एंड टू द लोकसभा ओनली, और साथ ही साथ लोगों के लिए भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो जब तक वो लोकसभा का या जो हमारी गवर्नमेंट है वो लोकसभा के लोगों का या मेंबर्स का कॉन्फिडेंस अपने पास रखती है या मेजॉरिटी रखती है, तभी तक वो रूल कर सकती है। जिस दिन जो मेंबर्स हैं उनका रूलिंग गवर्नमेंट में इंटरेस्ट या फिर हम कहें कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, इन दैट केस नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास कराया जा सकता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट। और इन दैट केस अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो गवर्नमेंट गिर जाती है, लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है और फ्रेश जनरल इलेक्शंस होते हैं। तो अब हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स की। पहली अमेंडमेंट है 52nd अमेंडमेंट ऑफ 1985।
ये अमेंडमेंट को हम एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट भी कहते हैं और इस अमेंडमेंट को ओवर रूल कर दिया था 91st अमेंडमेंट ने, ठीक है। और साथ ही साथ हमें डिफेक्शन का मीनिंग भी बताया गया था। डिफेक्शन हम वर्ड से ही समझ सकते हैं, डिफेक्ट, ठीक है। अगर कोई भी एमपी अपनी पार्टी की अगेंस्ट जाके कोई भी काम करे, पार्टी को डिफेक्ट करे या पार्टी के अगेंस्ट वोट करे, पार्टी से अगर हम कहीं निकल भी जाता है अपने किसी भी पर्सनल रीजन की वजह से, तो उसे हम डिफेक्शन में मानेंगे, ठीक है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी का 2018 का, which is regarding money bill, which of the following statement is not correct, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ बिल शैल बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजंस रिलेटिंग टू imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax. Second statement, a money bill has provisions for the custody of the consolidated funds of India or the contingency fund of India. Third, a money bill is concerned with the appropriation of monies out of the contingency fund of India. Fourth, a money bill deals with the regulation of borrowing of money or giving of any guarantee by the government of India. तो डिस्कस करेंगे इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।